पब्लिक न्यूज रूम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। वफाकी काबीना में बड़े पैमाने पर रद्द-ओ-बदल आखिर क्यों किया गया? वजारतों की कलमदान वापस लेने और इस बड़ी तब्दीली की वजूहात आखिर बनी क्या? पब्लिक न्यूज ने ये तमाम तफसीलात हासिल कर ली हैं। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। वफाकी काबीना में इतने बड़े पैमाने पर रद्दो बदल क्यों किया गया? पब्लिक न्यूज ने पता लगा लिया। जराये के मुताबिक महकमाना कारकर्दगी की खुफिया रिपोर्ट्स, मीडिया रिपोर्ट्स और अवामी राय काबीना में रद्दो बदल का सबब बनी। जराये के मुताबिक बाज वज़रा की कारकर्दगी से वजीर आजम इमरान खान खुद भी नाखुश थे और उन्हें हटाने का फैसला गुज़िश्ता माह ही कर लिया गया था। साबिक वजीर खजाना असद उमर के मुस्ताफी होने के हवाले से जराये का कहना है कि साबिक वजीर खजाना असद उमर अपनी वजारत के मुआमले में गैर संजीदगी से काम ले रहे थे। एमनेस्टी स्कीम, FBR की नाकामी और डॉलर का महंगा होना असद उमर को भी महंगा पड़ गया। बात करें वजीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर की, तो गैस के होशरुबा बिल्स पर तहकीकाती रिपोर्ट ने वजीर पेट्रोलियम को दिफाई पोजीशन पर ला खड़ा किया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी के हवाले से जराये का ये कहना है कि वो भी तवक्कुआत पर पूरा ना उतर सके। फवाद चौधरी के आए दिन MD PTV और सीनियर पार्टी रहनुमाओं पर तनकीद उनको महंगी पड़ गई। जराये का कहना है कि फरदौस आशिक अवान को वजीर इत्तलात बनाने का फैसला भी 1 माह पहले ही कर लिया गया था। पब्लिक न्यूज ने यह खबर सबसे पहले अवाम तक पहुंचाई थी। काबीना में बाकी रद्दो बदल के हवाले से जराये का यह कहना है कि वजीर आजम इमरान खान शहरियार अफरीदी की बतौर वजीर दाखिला कारकर्दगी से भी नाखुश थे, जबकि आजम सवाती, इजाज शाह और हफीज शेख को वजारतें देने का फैसला पार्टी में इत्तफाक राय से किया गया। तो अब जो ये रद्दो-बदल की गई है वफाकी काबीना में, नई तकर्री की खबर के स्टॉक मार्केट पर असरात की बात की जाए तो वो मस्बत हैं। स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स में 480 पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट 37,000 की हद अबूर करने के बाद 37,292 पॉइंट्स पर बंद हुई। ब्यूरो इंचार्ज कराची काशिफ मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, बताइएगा ये जो वफाकी काबीना में रद्दो बदल पे जहां पर एक तरफ बहुत ज्यादा हलचल मची हुई है, स्टॉक मार्केट पर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है? स्टॉक मार्केट ने गुज़श्ता रोज से ही, जब असद उमर के वफाकी वज़ीर असद उमर थे, उनके जाने के बाद जो है वो स्टॉक मार्केट ने गुज़श्ता रोज ही रिकवर करना शुरू कर दिया था और एक वक्त में गुज़श्ता रोज मार्केट जो है वो 300 पॉइंट से ज्यादा की जो इसमें कमी हुई थी और जो एंड ऑफ द डे था मार्केट ने उसको रिकवर किया था। आज भी ऐसे ही हुआ कि स्टॉक मार्केट में जब आज 2 सेशन होते हैं जुम्मे की वजह से, पहले सेशन में जो है वो स्टॉक मार्केट में पहले जो है 120 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, उसके बाद जो है 420 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, एक वक्त में 650 पॉइंट्स का भी इजाफा हुआ और जब दिन का अख्ताम हुआ तो 480 पॉइंट इजाफे के साथ जो है 33,292 पॉइंट पर जो है वो बंद हुई है। जो खरीदार है उनकी जानिब से बड़े पैमाने पर जो है वो खरीदारी देखने में आई है। जो पिछले ये पूरा रफा हफ्ता गुजरा है इसमें स्टॉक मार्केट में जो है बहुत ज्यादा मंदी देखी गई थी। तो ये जो चेंज होने के बाद जो है आप ये कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में बड़े पैमाने पर गुज़श्ता रोज से जो है वो जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं और जो खरीदार है उनकी तरफ से ये देखा गया कि उन्होंने खरीदारी की और स्टॉक मार्केट ने रिकवर किया है। जी अच्छा, तो काशिफ, हम ये समझ सकते हैं कि असद उमर के इस्तीफे के बाद जो रुझान है वो बेहतर हुआ है और उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। पहले जो एक मायूसी की फिजा थी वो मायूसी के बादल थोड़े छटते हुए नजर आ रहे हैं। जी, इसकी मैं मिसाल आपको ये दे सकता हूँ कि गुज़श्ता रोज जो है वो स्टॉक मार्केट जो थी तकरीबन 320 पॉइंट की कमी जो है वो, जब ये खबर आई कि 320 पॉइंट की फकत कमी थी, तकरीबन 3 बजे के करीब का वक्त था और मार्केट ने चंद ही मिनट्स में जो है मार्केट ने 145 पॉइंट्स की रिकवरी की थी। तो आप यूँ कह सकती हैं कि 2 रोज के अंदर मार्केट ने एक अच्छी रिकवरी ली है और जो सरमायाकार हैं वो काफी जो है इसमें उनको जो है वो आगे मुस्तकबिल की उनको अच्छी उम्मीद नजर आ रही है कि अब आने वाले दिनों में जो ना सिर्फ स्टॉक मार्केट बेहतर होगी बल्कि जो मईशत की सूरत हाल जो बिल्कुल रुकी हुई थी अब उसमें बेहतरी के इम्कान होंगे और स्टॉक मार्केट में जो है अब नई खरीदारी की वजह से स्टॉक मार्केट रिकवर करेगी और जो एक हफ्ता जो बिल्कुल नेगेटिविटी का गुजरा था उसमें मुस्बत रुझान देखने में आएगा। जी, तो मार्केट से अच्छी खबरें आ सकती हैं। बहुत शुक्रिया आपका काशिफ मुनीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं, एक अहम खबर यहाँ पे शामिल करेंगे। आर्मी चीफ से जनरल कमर जावेद बाजवा ने नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर का दौरा किया है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल अनवर अली हैदर को कर्नल कमांडेंट के बैज लगाए हैं। आर्मी चीफ ने मादरे वतन के दिफा के लिए NLI की कुर्बानियों को सराहा है। इसी पर मजीद बात करेंगे ब्यूरो इंचार्ज इस्लामाबाद सलमान अली अवान से। जी सलमान, बताइएगा।
जी बिल्कुल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने आज नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के रेजिमेंटल हेडक्वार्टर का दौरा किया। नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री का जो रेजिमेंटल हेडक्वार्टर है बूंजी में वाक़ है, वहाँ पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पहुंचे और जो लेफ्टिनेंट जनरल अनवर अली हैदर हैं उनको NLI के एजाजी कमांडेंट के बैज जो है वो लगाए। जैसे कि आप जानते हैं कि एजाजी कमांडेंट का जो ओहदा होता है, कमांडेंट का बैज होता है, बहुत बड़े एजाज की बात होती है। उनका ताल्लुक DC रेजिमेंट से है। तो NLI का जो रेजिमेंट का दौरा था, इस मौके पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने NLI की खिदमात को सराहा। उनका यही कहना था कि पाक फौज जो है उसकी NRI रेजिमेंट जो है वो बेशक सबसे ज्यादा डेकोरेटेड रेजिमेंट है। इसके पास 2 निशाने हैदर मौजूद हैं और इसके अफसरों और जवानों ने मादरे वतन के दिफा के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, जिनकी बदौलत पाकिस्तान का दिफा जो है वो पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ये भी कहना था कि पाक फौज जो है मादरे वतन के दिफा के लिए, पाकिस्तान के दिफा के लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी से दरेक नहीं करेगी और पाकिस्तान और उसकी मुसल्लह अफवाज जो है दुश्मन के किसी भी एडवेंचर या मिस एडवेंचर को नाकाम बनाने के लिए हम वक्त तैयार हैं। जी अच्छा सलमान, ये बताएगा कि एक डेट दी गई थी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से 16 से 20 अप्रैल की कि कोई मिस एडवेंचर या एडवेंचर हो सकता है हरीफ मुल्क की जानिब से, उस पर अभी तक क्या इतलात हैं, क्या बहस हो रही है हल्कों में? हो सकता है अब, क्योंकि अभी आज 19 तारीख है। जी बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की जो मोदी सरकार है, जो कि जाने वाली सरकार है, जो कि एक्सपायर्ड गवर्नमेंट है, वो इलेक्शन जीतने के लिए किसी भी किस्म की मुहिम जोई या किसी भी किस्म की हरकत जो है वो कर सकती है। और उस मकसद के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने अपनी हर किस्म की प्रेपरेशन जो है वो मुकम्मल कर रखी हैं, चाहे वो LOC हो, चाहे वो इंडिया के साथ जो है हमारी मशरक़ी सरहद हो, या हमारी समुद्री हदूद हो, या हमारी फ़िज़ाई हदूद हो। कि फ़िज़ाइया पाकिस्तान की बहरिया और पाकिस्तान की बर्री अफवाज जो है, तीनों मुसल्लह अफवाज हम वक्त चौकस हैं। और भारत की जानिब से अगर किसी भी किस्म की मुहिम जो की गई, पाकिस्तान की फिजाई हदूद हो, जमीनी हदूद हो या समुद्री हदूद हो, अगर उनकी खिलाफ वर्जी की कोशिश की गई तो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की प्रेपरेशन जो है वो हर लिहाज से कंप्लीट है। और आप देख चुके हैं कि 27 फरवरी को भी जब भारत की जानिब से पाकिस्तान की फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की गई थी तो पाक फिजाइयों ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया था। इसी तरह भारत की जब आबदोज है वो पाकिस्तानी समुद्री हदूद में दाखिल होने की उसने कोशिश की तो पाक बहरिया ने उसको भी भगा दिया था। तो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज है वो हम वक्त तैयार है, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हम वक्त चौकस है। और पाकिस्तान के जो पाक अफवाज हम वक्त तैयार हैं किसी भी एडवेंचर या मिस एडवेंचर का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका सलमान अली अवान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आज वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा और अगज़ई के हवाले से आपको बताएं कि किलाया के जलसे में दिल की बातें उन्होंने कर डाली हैं। कहते हैं कि लोगों के दुख दर्द पर नमक छिड़क कर भड़काया जाता है लेकिन हल पेश नहीं किया जाता। मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से मुल्क ज्यादा मकरूज हुआ, अगर पैसा होता तो पसमानदा इलाकों पर खर्च करते। जरदारी और बिलावल हर वक्त हुकूमत गिराने की बात करते हैं, उनको डर है कि इमरान खान 2 साल अगर रह गया तो सबको जेल में डाल देगा। कैप्टन का सिर्फ एक मकसद होता है कि उसकी टीम जीते। मेरा मकसद कमजोर लोगों को ऊपर उठाना है। कई दफा बैटिंग ऑर्डर तब्दील करना पड़ता है और कई बार कप्तान को नए खिलाड़ी भी लाने पड़ते हैं। आइंदा भी टीम में तब्दीली की जरूरत पड़ी तो वो की जाएगी। इन ख्यालात का इज़हार किया है इमरान खान ने आज। 60 सालों में मंगला डैम, तरबेला डैम, मोटरवे सब बनने के बावजूद पाकिस्तान का कर्जा 6000 अरब था। पिछले 10 सालों में 6000 से कर्जा गया है 30,000 पे। 3 घरों ने जो चोरी करनी शुरू की, ये इन्होंने पहले भी चोरी की। दोनों घरों ने पहले जनरल मुशर्रफ ने NRO दे दिया, नवाज शरीफ खानदान को सऊदी अरेबिया जाने दिया, फिर उसने आसिफ जरदारी को NRO दे दिया 2008 में वापस आने का, उसके सारे केस माफ कर दिए। मैं महमूद खान आपको भी आज इस स्टेज पे से कह रहा हूं और वहाँ हमारे चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार वो भी सुन रहे होंगे पंजाब के, उनको भी मेरी आवाज़ जाए। देखें, एक अच्छा कैप्टन मुसलसल अपनी टीम की तरफ देख रहा होता है। अच्छे कैप्टन ने मैच जीतना होता है। मैच जीतने के लिए वो अपनी टीम पे नज़र रखता है। कई दफ़ा उसको बैटिंग ऑर्डर बदलना पड़ता है, बैट्समैन किसी को ऊपर खिलाना पड़ता है, किसी को नीचे। कई दफा उसे किसी को टीम में निकाल के नए खिलाड़ी को लाना पड़ता है। जो कैप्टन होता है उसका सिर्फ एक मकसद होता है, अपनी टीम को जिताना। जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसका सिर्फ एक मकसद होता है और मेरा सिर्फ एक मकसद है कि मैं अपनी कौम को जिताऊं, अपनी कौम को उठाऊं। 60 सालों में मंगला डैम।
तो इन ख्यालात का इजहार किया है आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने और अगज़ई में जलसे से खिताब के दौरान। अब पंजाब की कुछ बात कर लेते हैं। तो पंजाब में आपको बताते हैं कि 2 दहाइयों में तीसरा बल्दियाती निज़ाम राइज होने को है। पंजाब काबीना ने नए बल्दियाती निज़ाम की बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी है। पंजाब काबीना ने लोकल बॉडीज़ एक्ट 2019 मंजूर कर लिया है। हतमी मंजूरी के लिए पंजाब असम्बली में पेश किया जाएगा। नए निज़ाम में 2 निज़ाम होंगे, एक देही इलाकों के लिए जबकि दूसरा निज़ाम शहरी इलाकों के लिए होगा। डिस्ट्रिक्ट का निज़ाम ख़त्म करके तहसील का निज़ाम लाया जा रहा है। 182 शहरों में म्यूनिसिपल कमेटीज़ होंगी। नए निज़ाम के तहत 2400 नेबरहुड काउंसिल्स होंगी और देहातों में तकरीबन 22,000 पंचायतों का निज़ाम मुतारिफ करवाया जाएगा। पंचायत और नेबरहुड इंतखाबात में गैर जमाती बुनियादों पर होंगे जबकि म्यूनिसिपल और ज़िला काउंसिल के जमाती बुनियादों पर इलेक्शंस किए जाएंगे और डायरेक्ट इलेक्शन होंगे यहाँ पर और अवाम जिसमें इन इलेक्शंस में बराह रास्त हिस्सा ले सकेंगे। और असम्बली से नए निज़ाम की मंजूरी के बाद मौजूदा बल्दियाती इदारे ख़त्म हो जाएंगे। निज़ाम ख़त्म होने के बाद 1 साल के अंदर इलेक्शन करवाए जाएंगे और बल्दियाती इदारों को अहम महकमों का कंट्रोल भी दिया जाएगा। तो पंजाब में अब 2 दहाइयों में ये तीसरा बल्दियाती निज़ाम है जो कि राइज होने को है। इस हवाले से जो है मंजूरी दे दी गई है पंजाब काबीना ने इसकी और पंजाब काबीना ने लोकल बॉडीज़ एक्ट 2019 को मंजूर कर लिया है। अब हतमी मंजूरी के लिए इसे पंजाब असम्बली में पेश किया जाएगा जहां पर इसे बाकायदा तौर पर मंजूर कर लिया जाएगा और उसके बाद जो नया निज़ाम जो कि लाने की तैयारियां की जा रही हैं उसमें 2 निज़ाम होंगे, एक देही इलाकों के लिए जबकि दूसरा शहरी इलाकों के लिए। मज़ीद इस निज़ाम में क्या ख़ास होगा जानेंगे अपने नुमाइंदे मुस्तनसर अब्बास से। मुस्तनसर बताएगा ये तीसरा निज़ाम होगा, बल्दियाती निज़ाम राइज होने को है, इसमें क्या ऐसा अहम होगा, क्या मुख्तलिफ होगा पहले निज़ामों से? यह बिल्कुल जो लोकल बॉडी नया आज पंजाब काबीना ने इसकी मंजूरी दी है और उसके सूबाई वज़ीर कानून ने भी इस हवाले को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा तो उनका कहना था कि हमने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर के मुताबिक अहम फैसला कर लिया और अवाम को बराह रास्त फैसला साजी के अमल में शामिल कर रहे हैं और लोग अपनी बेहतरी के खुद अपने वसाइल पैदा कर सकेंगे और खुद खर्च कर सकेंगे। यानी निचली सतह पर जो आम आवाम है वो खुद इस पर अपना अमल दरामद करे, खुद चेक एंड बैलेंस रखेगी और सबसे बेहतर सबसे अहम जो इसमें चीज है कि एहतसाब और शफाफियत और पायदार जो तरक्की है वो भी देखी जाएगी और जो एहतसाब का अमल है वो भी जो अवाम है वो खुद उस पर नजर रखेंगे और अपनी बेहतरी के लिए खुद जो पैसा अवाम का वो सरकारी अपने वो खर्च करेंगे और साथ ही साथ उसमें अवाम देहातों में रहने वाले अवाम। ठीक है मुस्तनसर, आप हमें अपडेट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या कुछ इस निज़ाम में होगा। सियासी मुशीर वज़ीर आला पंजाब अकरम चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये नया बल्दियाती निज़ाम जो कि है राइज होने को है, इसमें कौन से ऐसे अहम महकमे होंगे जिनमें बल्दियाती इदारों को कंट्रोल दे दिया जाएगा? कौन से ऐसे अहम महकमों का कंट्रोल दिया जाएगा? देखिए, बुनियादी तौर पे तो बल्दियात का पूरा ढांचा तब्दील हो जाएगा और इसमें जो निचली सतह के इख्तियारात, निचली सतह पे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट, निचली सतह पे अमनो अमान के मामलात, निचली सतह पे इंसाफ के इंतजामात तमाम के तमाम लोकल बॉडी निज़ाम के तहत हल होंगे। सबसे बड़ी तब्दीली जो मेरा ख्याल है पंचायत निज़ाम का क़याम है वो अदालतों पर बहुत बड़े प्रेशर को कम करने की वजह भी बनेगा और उसके साथ साथ जब आपके मोहल्ले में, आपके गाँव में आपका रिप्रेजेंटेटिव बाइख्तियार होगा, उसके पास अपने मसाइल को हल करने के लिए फंड्स अवेलेबल होंगे, तो मैं समझता हूँ कि तमाम लोग उसमें हिस्सेदार भी होंगे और करप्शन का रास्ता रुकेगा। क्योंकि छोटे लेवल पे हर चीज़ को माइक्रो लेवल पे लोग ऑब्जर्व करते हैं और जो लोग 2000, 1000, 1200 या 1400 लोगों के दरमियान मौजूद होता है वो इन चीज़ों में बहुत मोहतात होता है क्योंकि उसे तमाम लोग जान रहे होते हैं। तो मेरी ज़ाती राय में तो ये तमाम डिपार्टमेंट करप्शन से भी फ्री हो जाएंगे और इंतजामात और डिलीवरी के हवाले से मुल्क में एक नई तब्दीली की वजह भी बनेंगे। और मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि उससे पाकिस्तान में शायद पहली बार ग्रास रूट से नई लीडरशिप डेवलप हो सकेगी। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ लीडरशिप डेवलप नहीं हुई क्योंकि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया। तो ये मेरा ख्याल है उसकी तरफ भी एक पहला कदम होगा कि हम लोगों को निचली सतह से एक तजर्बे की भट्टी से गुजारते हुए वो लेजिस्लेटर तक पहुंचेंगे तो शायद इस मुल्क के लिए बेहतर डिलीवर कर सकेंगे। पावर डिवॉल्व करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे मुल्क का ये अलमिया है कि हर सतह पर करप्शन जिसका बस चलता है वो करता है। उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको चेक एंड बैलेंस उसके ऊपर रखने के लिए क्या प्लान है हुकूमत का? बात थोड़ी लंबी हो जाएगी। मिसाल के तौर पे एक गांव का एक शख्स है जो 6 लोग मुंतखब होंगे वहां से,
उनमें से एक शख्स उनका चेयरमैन होगा, बाकी 5 लोग होंगे। अगर उन्होंने 1 लाख रुपया उस गाँव में खर्च करना है या 2 लाख रुपया खर्च करना है तो वो तमाम लोगों के सामने होंगे। इसमें करप्शन के इम्कानात वैसे ही महदूद हो जाते हैं, क्योंकि अब कौम में इतनी अवेयरनेस हो गई है कि वो खुद मॉनिटर करती है चीजों को, खुद देखती है चीजों को। आवाम बिलाशुबा मॉनिटर करती है और आवाम ये भी देख रही है कि जो आपने रमजान पैकेज में सब्सिडी दी है ना चौधरी साहब, वो आटे में नमक के बराबर है, उससे आवाम को कोई खातिर ख्वाह फायदा नहीं हो रहा। बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है आवाम। नमक में आटे के बराबर है, आटे में नमक के बराबर नहीं। अच्छा, हाँ, उसकी वजह सुन लीजिए आप। अभी तो हमने रमजान पैकेज लोगों के सामने ओपन ही नहीं किया। हमने सिर्फ लोगों को ये कहा है कि हम रिलीफ दे रहे हैं और पिछली हुकूमत से ज्यादा पैकेज देंगे। अभी तो हमने उसका कोई फिगर आउट ही नहीं किया। तो अभी आपने बाकायदा प्लान रखना है सामने। उनको हम इस प्लान को अनाउंस करेंगे इंशाल्लाह ताला, और परसों इंशाल्लाह हफ्ते वाले दिन ऐलान कर देंगे। चलें ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दे सकें जिसके अवाम मुस्तहिक ही भी हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अकरम चौधरी बात कर रहे थे। अब बल्दियाती इदारों को अहम महकमों का कंट्रोल दिया जाएगा। नया बल्दियाती निज़ाम राइज होने को है पंजाब में, जहाँ पर कोशिश की जाएगी कि पावर को डिवॉल्व किया जाए, फंड्स मुख्तस किए जाएँ और एक सही तरीके से आवाम को जो है खुद मुख्तार बनाया जाए। कुछ ऐसे इशूज़ हैं, कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनका हल वो खुद निकाल सकें। पंजाब में 2 दिहाइयों में ये तीसरा बल्दियाती निज़ाम राइज होने को है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मजीद इश्यूज पे बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। पब्लिक न्यूज रूम में आपको खुशामदीद कहेंगे। पंजाब में बारिशों से 7.25 लाख एकड़ पर काश्त फसलें मुतासिर हुई हैं। बारिशों से तबाह होने वाली फसलों से मुतालिक महकमा ज़राअत पंजाब ने रिपोर्ट तैयार कर ली है। रिपोर्ट में बताया गया है कि हालिया बारिशों से मजमूई तौर पर 6,63,192 एकड़ पर काश्त की गई मुख्तलिफ फसलें मुतासिर हो चुकी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तूफानी बारिशों और जालाबारी ने सबसे ज्यादा गंदम की फसल को मुतासिर किया है। बारिशों से 5,65,000 एकड़ पर खड़ी फसल तबाह हो चुकी है। गंदम की फसल की तबाही से काश्तकारों को 8 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 3,123 देहात ऐसे हैं जहां गंदम की फसल तबाह हो चुकी है। 14,982 एकड़ रकबा ऐसा है जहां 100% गंदम की फसल तबाह हो चुकी है और गंदम की फसल का 11,518 एकड़ रकबा मुतासिर हुआ है। 1,77,055 एकड़ रकबे पर गंदम की फसल 50% तक मुतासिर हुई है और गंदम की फसल का 3,62,336 एकड़ रकबा 25% तक मुतासिर हुआ है। इस रिपोर्ट के मुताबिक झंग, खानेवाल, डीजी खान और चकवाल में गंदम की फसल 100% मुतासिर हुई है, जबकि डिवीजन की सतह पर फैसलाबाद में सबसे ज्यादा गंदम की फसल को नुकसान पहुंचा है। फैसलाबाद डिवीजन में गंदम की फसल सबसे ज्यादा काश्त होती है और रिपोर्ट के मुताबिक बारिशों से मकई, कपास, गन्ना, बाजरा, चारा और सट्टा बरी को भी नुकसान पहुंचा है। सूरजमुखी, कैनोला, तंबाकू, स्पगोल और सब्जियां भी हालिया बारिशों और जालाबारी से मुतासिर हुई हैं। महकमा ज़राअत पंजाब के मुताबिक कल 5,222 देहातों में मुकीम काश्तकारों की फसलें मुतासिर हुई हैं। अबरे रहमत जहमत बन गई, मेरा किसान रो रहा है। ये देखो, गंदम की फसल पककर तैयार थी, सोना उगलते खेत फल देने को तैयार थे। ये बारिश, इन गुनाहों की सज़ा मेरे मौला मेरे किसान को ना दे। सारा साल मेहनत के पसीने की कमाई अब हाथ में आना थी। कहाँ है महकमा ज़राअत? नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट ने रेड अलर्ट दिया था ना, मेरा किसान रो रहा है। मौसम सुहाना हो गया, फसलें उजाड़कर बारिश ने फिर तबाह किया है हमारा घर। मुलाजम हुसैन ने 10 एकड़ रकबे पर गंदम काश्त की है। देखते ही देखते हालिया तूफानी बारिशों से फसल की पैदावार तबाह हो गई। साड़ी तो पिछले साल भी तबाही हुई है, बारिश नाल ऐतकां भी तबाही हो गई, कनक सारी गुल हो गई, बहुत पैदावार घट होगी। दुआ ही करनी है अल्लाह पाक सोने की कणी भी ना पाए। पिछले साल भी बारिशां होईयां तो साड़ी गंदम सारी गुल हो गई है, ऐतकां उस तो भी ज़्यादा हो गई है। अल्लाह को असीं माफ़ी मंगनी। डायरेक्टर जनरल ज़राअत डॉक्टर अंजुम अली का कहना है कि पंजाब में 1,61,00,000 एकड़ पर गंदम काश्त हुई, जिसमें 5.5 लाख एकड़ का नुकसान हुआ है। ताहम हुकूमत किसान के नुकसान का अजाला करेगी। 1,61,00,000 एकड़ में से 5 लाख एकड़ से ज़्यादा जो फसल ख़राब हुई है, उसमें से भी ज़्यादातर गंदम वो है जो 25% से कम डैमेज है। कुछ एरिया के अंदर ज़ालाबारी से भी डैमेज की रिपोर्ट्स हैं,
लेकिन मैं समझता हूँ कि ये चैलेंज आगे आने के लिए है। जब तक एक दाना जो खेत में पैदा हुआ है वो स्टोर में शिफ्ट ना हो, महकमा ज़राअत की तशवीश बरकरार रहेगी और हम काश्तकार के साथ रहेंगे। गंदम की फसल की कटाई जारी है। पंजाब के ज्यादातर इजला में ज़ालाबारी से 80% गंदम की फसल खत्म हो चुकी है। महकमा मौसमियात ने गैर मामूली मौसमी हालात की तमाम हुकूमती अदारों को बर वक्त इतला पहुँचा दी थी, लेकिन महकमे हिकमत अमली न बना सके। खुशगवार मौसम पे शेर कहने वालों, ज़राई मुल्क में सीना तानने वालों, इन तूफ़ानी बारिशों ने मेरे किसान के घर सफ़े मातम बिछा दिया है। कैमरामैन मोहम्मद असगर सानी के साथ ताहिर इमरान, पब्लिक न्यूज़, लाहौर। तो ये महकमा ज़राअत पंजाब की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें जो तफसीलात सामने आई हैं बहुत ही अफसोसनाक है। किसान का बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है और जो कुछ इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है, आपको बताते हैं कि नुकसान उससे कहीं ज़्यादा है, क्योंकि इस रिपोर्ट में आम जो झड़ गए हैं, बागात खाली हो गए हैं, उसका जिक्र नहीं किया गया है। और सिर्फ पंजाब में ही नहीं, केपी में, सिंध में भी ये हालिया बारिशों से शदीद नुकसान हुआ है। अब ये जो महकमा ज़राअत पंजाब की रिपोर्ट आई है, इसमें अगर इसकी बात करें तो इसमें सिर्फ बताया गया है कि हालिया बारिशों से मजमूई तौर पर 6,63,192 एकड़ पर काश्त की गई मुख्तलिफ फसलें मुतासिर हुई हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक तूफ़ानी बारिशों और जालाबारी ने सबसे ज़्यादा गंदम की फसल को मुतासिर किया है। और किसान का इस वक्त एहतजाज ये है कि अगर हमें पहले बता दिया जाता तो हम फसल की कटाई थोड़ी देर पहले कर लेते तो इतना नुकसान ना होता जितना अब हो चुका है। बारिशों से 5,65,000 एकड़ पर खड़ी गंदम की फसल तबाह हो गई है। गंदम की फसल की तबाही से काश्तकारों की अगर बात की जाए तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। 8 अरब से ज़्यादा का ये नुकसान है और रिपोर्ट में कहा गया है कि 3,123 देहात ऐसे हैं जहां गंदम की फसल तबाह हो चुकी है। अब चौधरी निसार, चेयरमैन किसान बोर्ड, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि वो क्या सोचते हैं सारी सिचुएशन पे। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपके वक्त के लिए। मजमूई तौर पर किसान का कितना नुकसान हुआ है हालिया बारिशों के बाद? जो पंजाब के अंदर है करीबन 30% नुकसान हुआ है। पंजाब का नुकसान है जो कि आप 30% बता रहे हैं। अच्छा चौधरी साहब, ये बताएगा कि अगर पहले बता दिया जाता हुकूमत की जानिब से कि बारिशें होने वाली हैं तो किस हद तक नुकसान में कमी आ सकती थी अगर किसान गंदम की फसल पहले काट लेता? नहीं, पहले तो काट भी सकते थे ना, अभी तो अच्छा। फसल पकी नहीं थी, तो अभी जो कटाई होनी थी वो तो हमारे यहाँ 26-27 अप्रैल को ही शुरू हो सकती थी, जल्दी से जल्दी। तो ये तो फिर खुदाई आफत है ना जी। तो मतलब कोई हल नहीं था इसका पहले से? अगर बात की जाए, अगर पहले पता चल जाता कि हालिया बारिशें या इतनी तूफानी शक्ल इख्तियार कर सकती हैं, उस सूरत में भी कोई हल नहीं हो सकता था, निकल सकता था इस सूरत हाल का? जी, चौधरी निसार साहब हमारे साथ मौजूद थे, चेयरमैन किसान बोर्ड हैं, और वो कह रहे हैं कि ये हालिया बारिशें हैं, ये कुदरती आफत है और इसमें नुकसान जो था वो होना ही था। 3,123 देहात ऐसे हैं जहां गंदम की फसल तबाह हो चुकी है। तो ये जो हालिया बारिशें और तूफ़ानी बारिशें हुई हैं उसमें गंदम की फसल सबसे ज़्यादा मुतासिर हुई है। और इसके अलावा पंजाब तक ही ये नुकसान महदूद नहीं है, सिंध में भी बारिशें हुई हैं, केपी में भी बारिशें हुई हैं, वहाँ पर भी बेशुमार नुकसान हुआ है। ये जो रिपोर्ट हमने आपसे कुछ देर पहले शेयर की है, ये महकमा ज़राअत पंजाब की रिपोर्ट है और इसमें ये बताया गया है कि किस हद तक, कितने बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। और किसान का ये मुतालिबा है अब कि हमारे नुकसान का अजाला किया जाए। शोरकोट और गिरदो नवा और खाकी लकी 25 पुल बस्ती इस्लाम में बारिशों और जालाबारी की वजह से गंदम की तैयार फसल को शदीद नुकसान हुआ है। बारिशों से होने वाले इस नुकसान के बायस गरीब किसान शदीद परेशान है और वो कह रहे हैं, उनका कहना यह है कि हमारे नुकसान का अजाला किया जाए। आबिद हुसैन भट्टी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसील जानते हैं। जी आबिद। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शोरकोट में। यहाँ पे हालिया बारिशों की वजह से यालाबारी हुई है, मुसलसल 24 घंटे तक बारिशें होती रही हैं, गंदम की फसल को बेहद नुकसान पहुँचा है। हमारे साथ किसान मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। जी, हमारी फसल सारी ख़राब हो गई है, हम बड़े तंग हैं, हमारे जानवर भूखे मारे हैं, हमारे घास पट्टे सारे ख़त्म हो गए हैं। जी, हमारे साथ एक और किसान मौजूद है। हालिया बारिशें हुई हैं, क्या आप क्या अपील करना चाहते हैं और क्या नुकसान हुए हैं? हमारे इलाके में जो हालिया बारिशें और ज़ालाबारी की वजह से ना बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, फसलों को नुकसान हुआ है, गंदम को नुकसान हुआ है, हमारा चारा ख़राब हो गया है, जानवर भूखे मार रहे हैं। यकीनन किसानों की यही अपील है कि वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म इमरान खान जो एक नया नारा लेके आए थे, नई हुकूमत उनकी है और यकीनन वो गरीबों की सपोर्ट भी करना चाहते हैं, उनसे ये अपील कर रहे हैं कि हमारे साथ
मौसम की तरफ से, अल्लाह की तरफ से ये जो परेशानी आई है, इस परेशानी में हमारी इमदाद करें और हमें सपोर्ट करें। जी बहुत शुक्रिया आपका आबिद हुसैन। आप हमें बता रहे थे कि आप किसान जिसको शदीद नुकसान हुआ इन बारिशों के बाद, उनके हुकूमत से मुतालबात क्या हैं। पंजाब के दीगर इलाकों की तरह कबीरवाला के इलाकों में आंधी, बारिश और जालाबारी की वजह से गंदम की तैयार फसल शदीद मुतासर हुई है। इस हवाले से मजीद जानते हैं कबीरवाला में मौजूद पब्लिक न्यूज़ के नुमाइंदे राव नासिर यामीन से। राव, बताइएगा यहाँ पर कितना नुकसान हुआ है और किन किन परेशानियों का सामना है काश्तकार को। जी बिल्कुल, कबीरवाला का शुमार पंजाब के ज़रखेज़ इलाकों में होता है और यहाँ पर हज़ारों एकड़ पर गंदम की फसल काश्त की जाती है। गंदम की फसल यहाँ से मुल्क के दूसरे हिस्सों को भी भेजी जाती है, मगर हालिया बारिशों, तूफ़ान, तेज़ आंधी और ज़ालाबारी की वजह से गंदम की फसल शदीद मुतासर हुई है और उसकी औसतन पैदावार के अंदर बहुत ज़्यादा कमी हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद बारिश और ज़ालाबारी हो सकती है। इस वजह से किसानों को खबरदार किया गया है कि वो आने वाले एक वीक तक गंदम की कटाई से परहेज़ करें। इसकी वजह से गंदम की फसल मार्केट आने में कुछ वक्त लग जाएगा और किसानों ने अपील की है, हुकूमत वक्त से अपील की है कि वो उनकी माली मदद करें ताकि वो आने वाली फसल जो है वो अपने वक्त पर काश्त करके उससे मुनाफा हासिल कर सकें। जी बहुत शुक्रिया आपका राव नासिर यामीन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। यहाँ पर एक अहम खबर शामिल करेंगे। आजम खान सवाती ने वफाकी वजीर के ओहदे का हल्फ उठा लिया है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने आजम खान सवाती से उनके ओहदे का हल्फ लिया है। इस तकरीब में अरकान पार्लियामेंट, सियासी कारकुनान और सरकारी ओहदेदारान की भी शिरकत थी। मजीद तफसीलात जानेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे टिक्का खान सानी। टिक्का, बताइएगा, आपने ओहदे का हल्फ बाकायदा तौर पर उठा लिया है आजम खान सवाती ने? जी बिल्कुल, सेनेटर आजम खान सवाती ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने बतौर वफाकी वजीर सेनेटर आजम सवाती से हल्फ लिया। इसमें पार्लिमानी अमूर के वफाकी वजीर होंगे आजम खान सवाती। ये तकरीब ऐवान सदर में हुई जिसमें अरकान पार्लियामेंट, इसके अलावा उनके कुछ रफका और हुकूमती ओहदेदार भी शामिल थे। आजम खान सवाती जो है इससे कबल भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वफाकी वजीर रह चुके हैं इस हुकूमत में, लेकिन उन्होंने खुद अपने ओहदे से रिजाइन किया और अपने खिलाफ जो तहकीकात हैं उसको मुकम्मल होने तक अपने आप को हुकूमत से और काबीना से अलग कर लिया। और अब दोबारा जब गुज़श्ता रोज काबीना में उन्हें शामिल किया गया है, उनकी शानदार कारकर्दगी की बुनियाद पर उन्हें बाकायदा पार्लिमानी अमूर की वजारत दी गई है, क्योंकि वो पीएचडी है। फिर से आजम खान सवाती की पार्लियामेंट में वापसी हुई है। बहुत शुक्रिया आपका टिक्का खान सानी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आजम खान सवाती ने वफाकी वजीर के ओहदे का हल्फ उठा लिया है और एक बार फिर से वो वफाकी काबीना का हिस्सा होंगे। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मजीद इश्यूज पे बात करेंगे। वेलकम बैक। तो चैंपियन जीत का जज्बा लेकर मुकम्मल मंसूबाबंदी के साथ मैदान में उतरते हैं। जीत का जज्बा ही जीत दिलाता है। कप्तान दिलेरी से खेले तो पूरी टीम दिलेरी से खेलेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वर्ल्ड कप के लिए मुंतखब क्रिकेट टीम से मुलाकात में खिलाड़ियों को खुसूसी लेक्चर दिया उन्होंने आज, और कप्तान सरफराज अहमद को फ्रांस से लीड करने की हिदायत की और कहा कि शादाब अहमद टीम के लिए ट्रम्प कार्ड साबित होंगे। तो ये हिदायत दी गई हैं, टीम के कुछ हौसले भी बुलंद किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से ये रिपोर्ट देखिए। वर्ल्ड कप के लिए मुंतखब कौमी क्रिकेट टीम और इंतजामिया वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात के लिए बनी गाला पहुंचे। कुछ नए खिलाड़ियों का वजीर आजम से तारुफ कराया गया। चाय और बिस्किट से टीम की तवाज़ु की गई। वजीर आजम इमरान खान ने क्रिकेट टीम को 1 घंटा तवील लेक्चर दिया। तमाम खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की, मेहनत, लगन और जज्बे से खेलने की हिदायत की। वजीर आजम ने कहा कि गेम में मुश्किल भी आए तो हिम्मत न हारना। कप्तान सरफराज अहमद को फ्रंट से लीड करने की हिदायत की। कहा, आप टीम लीडर हो, दिलेरी से खेलोगे तो टीम भी दिलेरी से खेलेगी। वजीर आजम ने 92 वर्ल्ड कप के अपने तजुर्बात से भी आगाह किया। खिलाड़ियों को बताया कि 92 में हमारी टीम बहुत कमजोर थी, लेकिन वो जज्बा ही था जिसने हमें जीत से हमकनार किया। वजीर आजम ने फखर जमान को अच्छा ओपनिंग स्टार्ट लेने के हवाले से भी हिदायत दी। शादाब अहमद से कहा कि आप टीम के लिए ट्रम्प कार्ड साबित होंगे। वजीर आजम ने फास्ट बॉलर हसन अली, जुनैद खान और फहीम अशरफ को इंग्लैंड की कंडीशंस के मुताबिक बॉलिंग टिप्स दी। वजीर आजम ने कहा कि मुल्क और कौम की नुमाइंदगी करना क्रिकेट टीम के लिए बड़ा एजाज है। पूरी कौम की दुआएं आपके साथ हैं। आखिर में वजीर आजम ने खिलाड़ियों के साथ ग्रुप फोटो भी बनवाया। टिक्का सानी, पब्लिक न्यूज, इस्लामाबाद।
तो ये काबिल तारीफ अमल है। एक वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से वो आज पूरी कौमी क्रिकेट टीम से मिले हैं और उनको कुछ अहम और मुफीद मशवरे भी दिए हैं, जिससे टीम का मोराल बहुत हाई हुआ है, उनके हौसले मज़ीद बुलंद हो गए हैं। और उनका ये कहना था इमरान खान का, जब उन्होंने कौमी क्रिकेट टीम से मुलाकात की, कि एक जीत का जज्बा लेकर अगर आप मैदान में उतरते हैं तो जीत यकीनी होती है। आपको अपनी बेस्ट देनी है, एफर्ट देनी है, इनपुट देनी है और उसके बाद नतीजा आपके सामने होगा। कप्तान अगर दिलेर हो, बहादुर हो और सही तरीके से खेले तो पूरी टीम का कॉन्फिडेंस हाई होता है और वो दिलेरी से खेलेगी। ये बड़े अहम मशवरे दिए गए हैं आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से। उन्होंने वर्ल्ड कप के लिए मुंतखब क्रिकेट टीम से मुलाकात की और कुछ अहम मशवरे उनके साथ शेयर किए। खिलाड़ियों को उन्होंने खुसूसी लेक्चर भी दिया कि किस तरह से वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं, मुश्किल हालात में किस तरह से मुकाबला कर सकते हैं हरीफ टीमों का। और कप्तान सरफराज अहमद को खास तौर पर उन्होंने फ्रंट से लीड करने की हिदायत की। और शादाब अहमद को उनका ये कहना था कि शादाब अहमद टीम के लिए ट्रम्प कार्ड साबित होंगे। तो शादाब अहमद से बहुत सारी तवक्कुआत वाबस्ता हैं। अब इमरान खान साहब को भी, जो कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म हैं, और एक बहुत अच्छे तरीके से इसको लिया जा रहा है, अप्रिशिएट भी किया जाना चाहिए कि वज़ीर-ए-आज़म कौमी क्रिकेट टीम से मिलते हैं और उनके अज़ाइम को बुलंद करने के लिए, उनके हौसलों को बुलंद करने के लिए उन्हें मशवरे देते हैं। और एक अच्छा पॉजिटिव जेस्चर है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से। उन्होंने कौमी क्रिकेट टीम, जो कि वर्ल्ड कप के लिए मुंतखब स्क्वाड है, उससे मुलाकात की है और बनी गाला पहुंची थी आज ये क्रिकेट टीम उनसे मुलाकात के लिए। और कुछ नए खिलाड़ियों का वज़ीर-ए-आज़म से तारुफ करवाया गया। शादाब खान को बहुत ज़्यादा उन्होंने पज़ीराई की, उनकी तारीफ़ की और उनका कहना था कि एक ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं शादाब खान। और सरफराज को ये गाइड किया गया है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से कि वो फ्रंट से लीड करें और अगर कैप्टन कॉन्फिडेंट होगा, अच्छे तरीके से दिलेरी से मैदान में उतरेगा तो उसकी टीम भी उतनी ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगी और सही तरीके से अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देगी। तो आज ये बड़े अच्छे तरीके से खुशगवार माहौल में मुलाकात, इसको अच्छे तरीके से लिया जाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो मुंतखब टीम है वर्ल्ड कप के लिए, उससे आज मुलाकात की है, कुछ अहम मशवरे दिए हैं और पूरी कौम की बहुत सारी तवक्कुआत वाबस्ता है कि इस दफ़ा ट्रॉफी पाकिस्तान की टीम पाकिस्तान के लिए लेकर आएगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताते हैं कराची कोरंगी के सरकारी अस्पताल में 22 साला लड़की ज्यादती के बाद कत्ल कर दी गई। ज्यादती के बाद लड़की को जहरीला इंजेक्शन लगाकर मौत की नींद सुला दिया गया। लड़की गुज़िश्ता रोज दांत में दर्द का इलाज करवाने के लिए अस्पताल में आई थी, लेकिन उसको गलत इंजेक्शन लगा दिया गया। तनवीर मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। तनवीर, बताएगा एक और केस आ गया है नाअहली का, गफलत का, और लड़की बेचारी मौत की नींद में चली गई। ये गुज़िश्ता रोज ये वाक़या रौनमा हुआ था कोरंगी के इलाके अवामी कॉलोनी में सरकारी अस्पताल में। दांत के दर्द की गर्ज से इलाज के लिए आने वाली असमत जो है उसको ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। अब से कुछ देर पहले यही इंकशाफ हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लड़की से जिनसी ज्यादती के शवाहिद जो है वो मिल गए हैं। पुलिस का ये भी कहना है कि पोस्टमार्टम की इब्तिदाई रिपोर्ट असमत के साथ ज्यादती की साबित हुई है। ज्यादती के बाद लड़की को जहरीला इंजेक्शन लगाकर मौत की नींद सुला दिया गया है। ताहम इसमें मुलजिम जो है उसको हिरासत में लिया है, जबकि असमत जो है उसके कत्ल का वाक़े का मुकदमा जो है वो कोरंगी अवामी कॉलोनी थाने में जो है दर्ज किया गया है। 22 साला असमत थी और उसके भाई गुलाम मोहम्मद की मुद्दत में मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया। आपकी ज़राए से बात हुई होगी, क्या कहना है अस्पताल वालों का? ये इंजेक्शन जो है ये दानिस्ता तौर पर गलत लगाया गया है या लग गया है, किस तरह से हुआ है? क्योंकि पहले वो लड़की ज्यादती का शिकार हुई, इसको कवर अप करने के लिए कुछ किया गया है। जहरीला इंजेक्शन था या गलत इंजेक्शन था? देखिए, अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद बिल्कुल ऐसे ही वाज़ेह तौर पे मालूम होता है, जो लगता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद, ये कि जानबूझकर जो है उसको जहरीला इंजेक्शन जो है वो लगाया गया है। ताहम क्योंकि अब से कुछ जो गुज़िश्ता रात से लेके अब तक, जब तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, उसमें ऐसा ही लग रहा था कि जानबूझ के नहीं बल्कि गलती से जो है वो इंजेक्शन लगाया, जिससे वो जहाँ बात हुई है। आज सुबह जो है वो कोरंगी अवामी कॉलोनी में असमत की नमाज जनाजा भी हुई है और जबकि इसके वालिद सलीम ने भी जो है वो बात की थी। ताहम दूसरी जानिब जो है तबीयत जो है वो बहुत ज्यादा खराब हुई थी इंजेक्शन लगने के बाद असमत की, और जिसको जिना अस्पताल जो है वो पहुंचाया गया। जबकि रास्ते में ही जो है वो फोन आया था कि सिंध गवर्नमेंट अस्पताल पहुंचाया जाए, मगर अस्पताल पहुंचाने से पहले जो है वो स्ट्रेचर पे ही असमत जो है वो दम तोड़ गई थी। जबकि डॉक्टर अयाज ने जो है वो इंजेक्शन लिखा था और कंपाउंडर शाहजेब लगाया था। FIR में ये भी है मतन, जबकि असमत को मौत जो है वो गलत इंजेक्शन लगने से हुई। FIR में ये मतन था, मगर अब जो है वो केस बिल्कुल जो है वो यू टर्न ले चुका है, क्योंकि पोस्टमार्टम जो हुआ है उसके बाद से जो चीजें वाज़ेह तौर पे सामने आई हैं, उसके मुताबिक जो है ये बाकायदा तौर पे रिपोर्ट के अंदर लड़की से जिनकी ज्यादती के शवाहिद जो है वो मिल गए हैं, ऐसा कहना है पुलिस का। पोस्टमार्टम तो हुकूमती मौक़िफ़ क्या है इस सिलसिले में? तनवीर ये बताएगा, नोटिस लेने से आगे भी हुकूमत कुछ करेगी या पहले की तरह जिस तरह केसेस हुए थे सिर्फ नोटिस तक की बात खत्म हो जाएगी?
देखिए मुताबिक केसेस इस तरह सामने आते हैं और इस तरह जो है वो गुज़िश्ता एक हफ्ते के अंदर जो है ये दूसरा केस जो है वो सामने आया है। और जिस तरह दारुल सेहत अस्पताल वाला केस आया था उस पर जो है वो पूरी हुकूमत सिंध जो है वो भी जो है उसने नोटिस किया और हिल गई थी, मगर ये जो केस है इसमें जो है वो कल रात से अब तक जो है सिर्फ ऐसा लग रहा था, ऐसा मालूम हो रहा था कि दानिस्ता तौर पर गलती से इंजेक्शन लगा। मगर अब जो है जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट 22 साल असमत जो दोषीदा है उसकी जब सामने आई है तो उसके बाद से देखना ये है कि आला हकाम जो है इस पे नोटिस लेते हैं, आया कि ये पहले की तरह जो है इस केस को भी, इस फाइल को भी दबा दिया जाएगा। जी, कोई आला हुकाम से आपकी बात हुई है, कोई बयान आया हो, कोई इकदाम लेने का कुछ सोचा गया हो, कोई स्ट्रैटेजी, कुछ भी नहीं है अभी तक? देखिए अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि कल रात से लेके अब तक जब तक सुबह तस्वीर हुई थी उस वक्त तक भी किसी आला काम ने इस पे जो है वो नोटिस नहीं लिया है। और जबकि दूसरी जानिब जब अब से कुछ दिन पहले इस तरह की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है तो अब यही जाहिर की जा रही है, जिस तरह उनके वालिद सलीम जो है वो रेलवे के मुलाजिम भी और उनसे हमारी बात भी हुई थी और उनका कहना यही था कि हर सूरत में जो है इस तरह के जो अस्पताल हैं उसके अंदर इस तरह के वाकयात रौनम हो रहे हैं तो हुकूमत को फौरी तौर पर, हुकूमत सिंध को जो है फौरी तौर पर सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि कम से कम किस तरह ये गलत इंजेक्शन लग रहे हैं। मगर यहाँ जो है वो केस जो है वो दूसरी जानिब मुड़ चुका है, इस पे जो है आला हुकाम नोटिस लेते हैं नहीं लेते अब ये देखने वाली इंतजार है कि आला हुकाम नोटिस लेते हैं या नहीं लेते। बहुत शुक्रिया आपका तनवीर मुनीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रहनुमा फंक्शनल लीग नुसरत सहर अब्बासी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आपका मैडम, आपने वक्त दिया है। ये बताइएगा एक के बाद एक इस तरह के वाकयात सामने आ रहे हैं, नोटिस लेने से आगे कुछ होता ही नहीं है। डॉक्टर्स को देखें तो डॉक्टर्स अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए तो बड़ी जल्दी आगे आ जाते हैं, हड़तालें कर देते हैं, जिम्मेदारी का मुजाहरा जीरो। बिल्कुल आप सही कह रही हैं और ये तो सुनकर मुझे शदीद धचका लगा है कि माय गॉड, कल तक तो ये इतला थी कि इंजेक्शन गलत लगने से उसकी मौत वाक़या हो गई है, लेकिन अब पता चल रहा है कि उसके साथ खुदा न खास्ता बच्ची के साथ ज्यादती की गई है। तो ये देखिए बात ये है, हम वही कह रहे हैं ना कि यहाँ गुड गवर्नेंस वाली चीज आपको कहीं नहीं दिख रही। यहाँ हुकूमत सिर्फ और सिर्फ वफाक पर तनकीद करने के लिए हर फोरम पर तैयार खड़ी है, मयानों में उनकी तलवारें हैं और वो वहाँ तनकीद करने के लिए, लेकिन हम अपने सूबे को तो देख लें, यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है, यहाँ हॉस्पिटल की हालत ये है, आए दिन इस तरह के केसेस। तो नुसरत साहिबा, बिलावल भुट्टो के तो बयानात देखें, उनके तो बयानात से ऐसे लगता है कि सिंध में तो पता नहीं क्या कुछ दूध और शहर की नहरें बहना शुरू हो गई हैं। अस्पतालों का हाल ये है, यहाँ पर पुलिस की जो है नेग्लिजेंस सामने आती है, पुलिस जो है उसकी गोली का शिकार आम लोग बनते जा रहे हैं। हो क्या रहा है, इसको कोई कहीं पे इसको स्टॉप लगेगा? आपने सही कहा, बिलावल जरदारी बड़ा ट्विटर पर बड़े एक्टिव हैं, सिर्फ ट्विटर की हद तक हैं और खुद अगर निकले ना, वो खुद निकले, उनको क्या पता कि वो क्या रहा है। वो सिर्फ वफाक और 3 सूबों पर उनकी नजर है, अपने सूबे में सिर्फ NICVD तो नहीं है ना मेरे भाई। NICVD का सारी दुनिया में चर्चा करते रहते हैं, बाकी हॉस्पिटल जाए भाड़ में, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वहाँ दवाइयाँ ना मिले, वहाँ डॉक्टर्स ना, फेक डॉक्टर्स हैं, जाली डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल इस तरह का स्टाफ रखा हुआ है। आए दिन किसी न किसी घर में कोहराम मचा हुआ होता है, रोना पीटना है, फिर एकदम ब्रेकिंग न्यूज आ जाती है, सीएम ने नोटिस ले लिया जनाब और बस कुछ ही दिनों में इसका कोई ना कोई अजाला करेंगे। क्या अजाला करेंगे, एक जान का क्या अजाला होता है? यहाँ आपको हेल्थ मिनिस्टर कहीं नहीं मिलेंगे। अगर आप अभी अपने फोन पर ले, आपको अगर हेल्थ मिनिस्टर मिल जाए आपको, तो ये हालात में ये लोग अपने चेयरमैन की के पीछे लगे हुए, कभी ट्रेन मार्च करते हैं, कभी थना मार्च करते हैं। पूरा सूबा इन्होंने किसी इमरजेंसी के हवाले से पता नहीं किसके उस पर छोड़ दिया है, खुद बैठे हुए ठंडे ठंडे ऑफिसों में, कोई पूछता है नहीं है और कैबिनेट सारी इनके साथ बैठे सेल्फियां निकलवाती हैं ट्रेनों में और जलसों में। ये हाल है हमारे सिंध का। और अगर कहो तो नोटिस ले लिया, बस इस हद तक है। अवाम को इस तरह इन्होंने रुला दिया है और इनकी जरा तकरीरें सुनने बैठकर असेंबली में और बाहर वफाक। अरे भाई आप अपने सूबे को तो देखो, आपने सूबे का क्या बेड़ा गर्क किया हुआ है जहाँ पर खरबों का बजट है, आवाम बेचारी इस तरह रुल रही है, उनके घरों में कोहराम है। और आए दिन कई बातें और दावे अगर देखें तो वो बहुत बुलंदो बांग है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। बहुत शुक्रिया आपका नुसरत सहर अब्बासी हमारे साथ मौजूद थी और आज जो अफसोसनाक वाकया पेश आया है कोरंगी में, उसके हवाले से अपना इजहार ख्याल कर रही थी। एक और अहम खबर है, शहबाज गिल ने वज़ीर आला पंजाब के हटाए जाने की खबरों की
तरदीद कर दी है। तर्जुमान वज़ीर आला शहबाज गिल ने ट्वीट किया कि वज़ीर आला पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा को बदलने की बात ज़ेर गौर नहीं है। दोनों वज़ीर आला को वज़ीर आज़म का मुकम्मल एतमाद हासिल है। तो वज़ीर आला पंजाब जिनको हटाए जाने की कयास आराइयाँ की जा रही थी उनकी तरदीद कर दी है शहबाज गिल ने। तर्जुमान वज़ीर आला शहबाज गिल ने अभी से कुछ देर पहले ये ट्वीट किया है कि वज़ीर आला पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा जिनको बदलने की बात हो रही है, चहमगोइयाँ हो रही हैं, ऐसा कुछ भी ज़ेर गौर नहीं है। दोनों वज़ीर आला को वज़ीर आज़म इमरान खान का मुकम्मल एतमाद हासिल।